अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज मेथड के ज़रिए मटेरियल लेजर कार्ड को मेंटेन करना सीखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अलावा कॉमर्स के दीगर अहम मज़ामीन की वीडियो की अपडेट हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में डेट के हिसाब से लास्ट में जो आप मटेरियल रिसीव करते हो उसे सबसे पहले स्टोर में से आउट किया जाता है, प्रोडक्शन यूनिट को इशू किया जाता है। यानी डेट के एतबार से जो मटेरियल बाद में आएगा उसे पहले जारी किया जाएगा। अब इसका स्पेसिमेन देखते हैं स्टोर लेजर कार्ड का। इसमें 3 बेसिक कॉलम्स हैं और उनके अंदर मजीद कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले हम 50 यूनिट्स को बैलेंस वाले कॉलम में एंटर करेंगे। ये हमारे पास पिछले माह के क्लोजिंग यूनिट्स थे जो इस माह के ओपनिंग यूनिट्स हैं। इनका रेट गिवन था 6 रुपीज़, इसलिए 6 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया 50 को तो 300 की अमाउंट बनी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से पहले आपके पास पहले जो बैलेंस मौजूद होगा वो सबसे पहले एंटर करेंगे। इसके बाद ही कोई दूसरी ट्रांजैक्शन करेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन में 60 यूनिट्स परचेज़ किए जा रहे हैं और एक यूनिट 6.5 रुपीज़ का है। तो डेट के हिसाब से ये यूनिट्स 3 जनवरी को ख़रीदे गए, इसलिए इसे पहले से मौजूद यूनिट्स के बाद लिखा गया। अब डेट के एतबार से हमारे पास 2 यूनिट्स हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये एक ही मटेरियल का लेजर कार्ड है। ये मटेरियल अलग अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग डेट के हिसाब से रिकॉर्ड किए गए हैं। परचेज़ की एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद बाकी कॉलम्स को हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हमने 4 जनवरी को 80 यूनिट्स इशू किए हैं प्रोडक्शन यूनिट को। इसमें हमें इन यूनिट्स के साथ पर यूनिट कास्ट प्रोवाइड नहीं की गई। पर यूनिट कास्ट हम बैलेंस वाले कॉलम में से देखेंगे। अब आपने 80 यूनिट्स इस तरह पूरे करने हैं कि डेट के एतबार से 60 यूनिट आपने बाद में परचेज़ किए थे तो उन्हें हम पहले आउट करेंगे। आपकी सहूलत के लिए एरो का निशान भी बनाया गया है। 80 यूनिट इशू करने थे, 60 आपने इशू कर दिए। अब 80 में से 60 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 20 यूनिट्स हम 50 में से इशू करेंगे, जिसका पर यूनिट रेट 6 रुपीज़ है। इस तरह जब ये इशू हो जाएंगे तो बैलेंस वाले कॉलम में 50 यूनिट्स आपके पास पहले से मौजूद थे, उसमें से 20 आउट हुए, तो नया जो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है 4 जनवरी की डेट के हिसाब से वो 30 यूनिट्स का है। बाकी कॉलम को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद हम 5 जनवरी को 20 यूनिट्स रिटर्न करें सप्लायर को जो 3 जनवरी को परचेज़ किए थे। जब हम परचेज़ करते हैं तो रिसीट वाला कॉलम में ऐड करते हैं और बैलेंस वाले कॉलम में भी ऐड करते हैं। अब जबकि ये रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को तो इन्हें रिसीट वाले कॉलम में से माइनस करेंगे। रेट हम 3 जनवरी वाला यूज़ करेंगे। 3 जनवरी को हमारे पास रेट था 6.5, 20 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आपके पास बनी 130 रुपीज़। इससे 30 यूनिट्स जो आपके पास मौजूद थे उसमें से माइनस किया तो रिमेनिंग आपके पास 10 यूनिट्स रह गए। इशूड वाले कॉलम में कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इन कॉलम्स को खाली छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से पहले हमारे पास जो पहले से 10 यूनिट थे वो पहले ट्रांसफ़र करेंगे अगली डेट के हवाले से। उसके बाद परचेज़ की एंट्री करेंगे। यहाँ पर 80 यूनिट्स परचेज़ किए गए और एक यूनिट 7 रुपीज़ का पड़ा था। इस तरह इन यूनिट्स की टोटल परचेजिंग कास्ट 560 रुपीज़ बनी और इन्हें सीक्वेंस के एतबार से 10 यूनिट्स के बाद लिखा गया। इशूड के कॉलम में और कोई एंट्री नहीं होगी। अब क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो 8 वाली डेट की जो बैलेंसेस हैं एज इट इज़ दोबारा यही शो कर दिए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम इशू कर रहे हैं हम 85 यूनिट्स। यहाँ पर भी देखिए यूनिट्स का रेट प्रोवाइड नहीं किया गया। ये हम यूनिट्स इशू कर रहे हैं 20 जनवरी को, जबकि हमारे पास 8 जनवरी को 10 यूनिट्स पड़े हुए थे 6.5 के हिसाब से और 80 यूनिट्स पड़े हुए थे ₹7 के हिसाब से। इस तरह हमारे पास 90 यूनिट्स पड़े हुए थे जिसमें से 85 यूनिट आउट करने हैं। अब मेथड के एतबार से सीक्वेंस के एतबार से 80 यूनिट्स बाद में रिसीव हुए तो ये सारे के सारे एज इट इज़ पहले आउट हो जाएंगे। टोटल हमें 85 यूनिट्स इशू करने हैं। 80 हम इशू कर चुके हैं तो इसका मतलब है 5 यूनिट्स को हम 10 यूनिट्स में से इशू कर देंगे।
जिन का रेट 6.5 है। इसके बाद बैलेंस वाले कॉलम में एंट्री होगी 80 यूनिट्स, क्योंकि पूरे के पूरे इशू हो गए थे, उनका बैलेंस 0 हो गया, इसलिए उन्हें नहीं लिखा गया। जबकि 10 में से 5 यूनिट आउट हुए तो आपके पास 5 यूनिट बच गए। 6.5 के हिसाब से 33 रुपीज़ उनकी कॉस्ट होगी। परचेजेस के कॉलम को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। 30 जनवरी को प्रोडक्शन यूनिट ने अनयूज्ड 15 यूनिट्स स्टोर में वापस भेज दिए। अब स्टोर में ये सारा रिकॉर्ड स्टोर कीपर मेंटेन कर रहा होता है, तो स्टोर कीपर अपने रिकॉर्ड के मुताबिक अलग अलग रेट्स के हिसाब से इन्हें दोबारा रिकॉर्ड करेगा। तो सबसे पहले 5 यूनिट्स 6.5 के हिसाब से रिटर्न में वो शो करेगा और उन्हें बैलेंस में पहले से जो 5 यूनिट मौजूद थे उसमें 5 यूनिट्स को ऐड कर देगा। टोटल 15 यूनिट्स स्टोर में वापस आ रहे हैं, जिसमें से 5 ऑलरेडी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। बाकी रह जाने वाले यूनिट्स 10 होंगे, उनको 7 रुपीज़ के रेट के हिसाब से एंटर किया जाएगा और उन्हें बैलेंस वाले कॉलम में अलग से 7 रुपीज़ के रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई किया जाएगा और उन्हें अलग एंटर किया जाएगा। इस तरह रिटर्न की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, बाकी कॉलम्स खाली रह जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की जानिब, जिसमें मटेरियल इशू करने के लिए एवरेज कॉस्ट इस्तेमाल की जाती है। यूनिट्स की अलग अलग कॉस्ट मेंटेन नहीं की जाती जैसा कि लाइफो या फाइफो में की जाती है। आइए क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले ओपनिंग यूनिट्स लिखे गए और उसके बाद आपने 60 यूनिट परचेज किए 6.5 के हिसाब से 3 जनवरी को। तो अब बैलेंस वाले कॉलम में सबसे पहले 50 यूनिट्स आपके पास मौजूद थे, उसमें 60 यूनिट्स और ऐड कर देंगे तो 110 यूनिट्स होंगे। इसी तरह पहले से आपके पास 50 यूनिट्स की कास्ट 300 थी, जबकि अब नए परचेज किए गए 60 यूनिट्स की कास्ट 390 रुपीज़ होगी। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मटेरियल की टोटल कास्ट 690 रुपीज़ होगी। अब इस 690 रुपीज़ को 110 यूनिट्स जो टोटल अवेलेबल हैं आपके पास उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेट कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पर जो यूनिट्स परचेज किए गए थे 6.5 के हिसाब से वो रेट नहीं आएगा, बल्कि एवरेज रेट कंसीडर किया जाएगा और यही पर यूनिट रेट इशू करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 80 यूनिट्स आपने इशू किए हैं 4 जनवरी को। अब एवरेज रेट के हिसाब से आपके पास टोटल 110 यूनिट हैं, जिसमें से 80 यूनिट आउट हो गए प्रोडक्शन यूनिट के लिए। तो 110 यूनिट्स में से 80 यूनिट्स माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 30 यूनिट्स होंगे। इसी तरह 690 रुपीज़ की जो कॉस्ट थी उसमें से 502 रुपीज़ की कॉस्ट को माइनस किया तो रिमेनिंग कॉस्ट आपके पास 188 की आई। इसे नंबर ऑफ यूनिट्स यानी 30 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन आपके पास यूनिट की कॉस्ट 6.27 आई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 6 जनवरी को आपने 20 यूनिट्स वापस किए हैं 3 जनवरी को जो परचेज किए थे। 3 जनवरी को यूनिट्स परचेज किए थे आपने 6.5 के हिसाब से 20 यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो 130 अमाउंट बनी। इसे कॉस्ट को कॉस्ट में से माइनस करेंगे और यूनिट्स को यूनिट्स में से माइनस करेंगे। 30 यूनिट्स पहले थे आपके पास, 20 आउट हो गए तो रिमेनिंग 10 रह गए। इसी तरह टोटल कास्ट 188 थी, जिसमें से 130 रुपीज़ की कॉस्ट लेस हो गई रिटर्न होने की वजह से। रिमेनिंग कॉस्ट आपके पास ₹58 आई। इससे आपके पास जो नेट रिमेनिंग यूनिट्स थे वो 10 थे, उस पर डिवाइड किया तो एवरेज कॉस्ट आपकी 5.8 आई। आपने 80 यूनिट्स परचेज किए 7 रुपीज़ के हिसाब से, इसकी टोटल कास्ट 560 रुपीज़ है। 10 यूनिट्स आपके पास पहले से थे, 80 और आए, टोटल 90 हो गए। इसी तरह 58 की कास्ट पहले मौजूद थी, उसमें 560 की कॉस्ट और ऐड हो गई, टोटल कास्ट 618 रुपीज़ की बनी। उसे 90 यूनिट्स पे डिवाइड किया गया तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट 6.87 बनी। 618 में से जो कॉस्ट आउट हुई है 584 की, उसे माइनस किया तो रिमेनिंग कॉस्ट आपके पास 34 रुपीज़ की आई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 30 जनवरी को 10 यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट से स्टोर में वापस आ रहे हैं, इसलिए इन्हें इशूड वाले कॉलम में से माइनस किया जाएगा और बैलेंस वाले कॉलम में
ایڈ کیا جائے گا۔ اس صورت میں لیٹسٹ ایشوڈ آپ کا 85 یونٹس کا تھا، ان میں سے 10 یونٹس ریٹرن ہوئے اور 85 یونٹس کا جو ریٹ تھا 6.87 وہی استعمال ہوا۔ اس طرح اس کی ٹوٹل کاسٹ 10 یونٹس کی ریٹرن کے حوالے سے 68 بنی۔ پہلے سے موجود تھے آپ کے پاس 5 یونٹس، اس میں 10 یونٹس ایڈ کیے، ٹوٹل 15 یونٹس آپ کے پاس رہ گئے۔ منتھ اینڈ پر 34 روپیز کی کاسٹ آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی، اس میں 68 اور ایڈ کیا تو ٹوٹل 102 روپیز کی کاسٹ آپ کے پاس آئی۔ 102 روپیز کی کاسٹ کو اویلیبل یا ریمیننگ یونٹس 15 یونٹس پہ ڈیوائڈ کیا تو ایوریج کاسٹ آپ کی 6.80 آئی۔ ایوریج کاسٹ نمبر آف یونٹس اور ٹوٹل کاسٹ کے حساب سے ویری کرتی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا میتھڈ استعمال کریں، تو اکاؤنٹنگ کا جو پرنسپل ہے وہ کہتا ہے کہ آپ FIFO LIFO یا ویٹڈ ایوریج کاسٹ میں سے جو مرضی میتھڈ استعمال کریں، لیکن ان تینوں میں سے کوئی ایک، ان کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ FIFO LIFO اور موونگ ایوریج یعنی ویٹڈ ایوریج کے حوالے سے FIFO میں کاسٹ 3420 ہے، LIFO میں 3545 ہے اور ایوریج میں 3465 ہے۔ FIFO میں مٹیریل یوزڈ یعنی ایکسپینس کی کاسٹ کم ہوتی ہے، جبکہ LIFO میں یہ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ موونگ ایوریج میتھڈ میں یہ کاسٹ کم بھی ہو سکتی ہے ان دونوں سے اور ان دونوں سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اینڈنگ انوینٹری کی کاسٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، FIFO میں آپ کے پاس 925 روپیز کی کاسٹ بنی اور LIFO میں 800 کی کاسٹ بنی اور موونگ ایوریج میں 880 روپیز کی کاسٹ بنی۔ اب ان تینوں کو کمپیئر کریں تو FIFO میں انوینٹری کی کاسٹ سب سے زیادہ ہے، سب سے کم LIFO میں ہے اور درمیان میں کہیں لائی کر رہی ہے آپ کی موونگ ایوریج کی کاسٹ۔ اگر کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی FIFO کے میتھڈ کو استعمال کرتی ہے تو اس کی مٹیریل کی کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے گراس پروفٹ زیادہ ہوگا، اور اگر LIFO کو استعمال کرتی ہے تو ہائر مٹیریل کنزمپشن کاسٹ کی وجہ سے اس کا گراس پروفٹ کم آئے گا۔ ٹاپک کے حوالے سے کویسچنز یا سجیشنز کو کمنٹس والے سیکشن میں ضرور ذکر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔